Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I welcome all of you in another lecture of genetics. बेटा आज हम जेनेटिक्स में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे हम बोर्ड एग्जाम को कंसिडर करें या नीट वाले बच्चों के नीट एंट्रेंस को कंसिडर करें, दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो लॉन्ग आंसर की शक्ल में क्वेश्चन मिल सकता है, तो बेटे इस क्वेश्चन को पूरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेटे याद रखोगे, आज हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। पहले हम ये देखेंगे रेप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में करता है सेल साइकिल के, और डीएनए रेप्लिकेशन क्यों करता है। तो बेटे याद रखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है ये डीएनए की एक ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है जिससे डीएनए बनाता है अपनी एक और कॉपी मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपने आप की एक और कॉपी बनाना, उसी को आप बेटे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, खुद की एक और कॉपी बनाना, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, खुद की एक और कॉपी बनाना, अपनी कार्बन कॉपी बनाना, इस प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप कहोगे सर डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होती है। बेटे जब कोई सेल, ये मान लीजिए ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। अब जब ये सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड होगी तो यहाँ पे दो सेल्स बनेंगे। सबसे पहले जो चीज रेप्लिकेट होगी, सबसे पहले जो इस पेरेंट सेल में रेप्लिकेट होगा वो होगा डीएनए। यानी बेटा पहले इसके डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, वो अपनी एक और एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। एक डीएनए एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इस लिहाज से डीएनए को रेप्लिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेगा, अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाएगा, तो इन डॉटर सेल्स में बेटे कहां से डीएनए आएगा। एक और बात बेटे, आपने सेल साइकिल पढ़ा है 11th में। सेल साइकिल में एक इंपॉर्टेंट फेज है जिससे हम कहते हैं एस फेज। सेल साइकिल में एक फेज इंपॉर्टेंट है जिसे आप एस फेज कहते हो, एंड ड्यूरिंग दिस एस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो इसी एस फेज के दौरान होती है। बेटे आज के इस लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे। आज इस लेक्चर में हम मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इन्हें डीएनए रेप्लिकेशन के जो मोड है उस पे बात करेंगे। बेटे अगर हम देखेंगे मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इस डीएनए रेप्लिकेशन का मोड क्या है, तरीका क्या है, इसका मॉडल कौन सा है। तो बेटे बेसिकली हमारे पास 2-3 मॉडल उस टाइम अवेलेबल थे। पहले जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, उसी टाइम वाटसन एंड क्रिक ने हिंट दी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। 2-3 मॉडल्स है, लेकिन उनमें जो मॉडल एक्सेप्ट किया गया है, जो मॉडल एक्सेप्टेबल है, उसकी बात हम करेंगे। बेटे
ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले आप देखिए, अगर आप मानोगे बेटे दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिकल डीएनए है। रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगा, ये जो डीएनए डबल हेलिक्स है ये पहले अनवाइंड होगा, ये अनवाइंड होगा लाइक दिस, इसकी दो स्ट्रैंड्स अलग अलग होगी, फिर ये दो स्ट्रैंड्स एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट, ये एज ए टेम्पलेट एक्ट करेगी, ये वाला अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी, ये वाला अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट होके अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है और इसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। बेटे अगर आप मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखोगे, हमारे पास एक मॉडल था डिसरप्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, तीसरा जो एक्सेप्टेबल है, तीसरा जो अडॉप्ट किया गया है, तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बेटे डिसरप्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो नया डीएनए बनता है, जो रेप्लिकेटेड डीएनए बनता है, ये जो एक डीएनए रेप्लिकेट होके दूसरा डीएनए बनाता है, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, फिर नए डीएनए में भी कुछ नए फ्रेगमेंट्स होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, और दूसरे डीएनए में भी कुछ नए सेगमेंट्स और कुछ पुराने सेगमेंट्स होते हैं। ऐसी रेप्लिकेशन को हम डिसरप्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर यहां पे ये है हमारा डीएनए, रेड से मैंने बनाया, अब इसकी रेप्लिकेशन होगी डिसरप्टिव मोड में। इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, फिर वो रेप्लिकेशन करते हैं। अब जो नए डीएनए बनते हैं, अब जो रेप्लिकेट होके हमारे पास डीएनए आते हैं, उनमें नए फ्रेगमेंट्स भी होंगे, पुराने फ्रेगमेंट्स भी होंगे, यानी पेरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी और जो नया डॉटर फ्रेगमेंट्स है वो भी बनेंगे। एंड सच डीएनए इज कॉल्ड, सच रेप्लिकेशन के मोड को हम कहते हैं डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो अगर हम मान लेंगे, ये देखिए बेटे, यहां से आप देख सकते हो ऐसे ही अब हमारे डीएनए होंगे। यानी ऐसे अब दोनों डीएनए में नए फ्रेगमेंट्स भी है, पुराने फ्रेगमेंट्स भी है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। In conservative mode of replication, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में जो पेरेंट डीएनए है वो टोटली कंजर्व होता है, डॉटर डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स नई होती है। लाइक इफ दिस इज रेप्लिकेट, दिस इज पेरेंट डीएनए, अब जब ये रेप्लिकेट करेगा हमारे पास ऐसे डीएनए है। अब देखिए ये पेरेंट डीएनए, इसमें दोनों स्ट्रैंड्स ओल्ड है, ये इसने डॉटर डीएनए बना दिया, दोनों स्ट्रैंड्स नहीं है, यानी पेरेंट डीएनए 100% कंजर्व हुआ, डॉटर डीएनए में पेरेंट डीएनए का कोई सेगमेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जहां पे पुरानी दो स्ट्रैंड्स पेरेंट डीएनए में रहेगी, जो नई दो स्ट्रैंड्स बनेगी वो डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा इफ दिस इज डीएनए
पहले ये दो स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट, फिर ये अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी और ये वाली अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी। इन कंजर्वेटिव मोड जो डॉटर स्ट्रैंड्स है ये अलग डीएनए बनाएंगे, पैरेंटल स्ट्रैंड्स अलग डीएनए में रहेंगे, यानी यहाँ पे पैरेंटल डीएनए 100% कंजर्व होता है और इस मॉडल को कहते हैं हम कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मेरे बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है जो आपके सिलेबस में है और जो एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसको एक्सेप्ट किया गया, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। आपको कभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो बेटे हम डिस्कस करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मोड ऑफ रेप्लिकेशन यानी मेरे बेटे हमें ये डिस्कस करना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि पेरेंट डीएनए हाफ कंजर्व होगा। सर ये क्या हुआ कि पेरेंट डीएनए हाफ कंजर्व होगा? मैं आपको समझाऊंगा। मेरे बेटे आप समझ लीजिए, ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है, अब इसको रेप्लिकेशन करनी है। मैंने पहले ही बताया रेप्लिकेशन के टाइम दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगी, दे विल एक्ट एज टेम्पलेट। अब अगर आप मानोगे दिस इज 5-3 एंड दिस इज 3-5, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई। अब ये अपनी एक और डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी, टेम्पलेट यानी ये वाली टेम्पलेट अपनी एक और डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी लाइक दिस, इसने डॉटर स्ट्रैंड बना दी। ये वाली टेम्पलेट अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाएगी लाइक दिस। अगर ये 5-3 थी तो ये 3-5 होगी, ये 3-5 थी, ये 5-3 होगी। अब आप देखिए रेप्लिकेशन के बाद जो आपके पास दो डीएनए, अब इस वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड पैरेंट की है, दूसरी स्ट्रैंड नई बनी। इस वाले डीएनए में भी एक स्ट्रैंड रेड वाली पैरेंट की है, ब्लैक वाली स्ट्रैंड नई बनी। गोया अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे जो पेरेंट डीएनए इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, यानी पेरेंट डीएनए आधा कंजर्व हुआ। दैट्स व्हाई दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा जो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिचेल्सन एंड सिटाल ने। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया मिचेल्सन एंड सिटाल। मिचेल्सन एंड सिटाल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन लोगों का एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे इन साइंटिस्ट्स ने कैसे प्रूव किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। बेटा मिचेल्सन एंड सिटाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन ई कोली। यू नो वेरी वेल ई कोली बैक्टीरिया है, इस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन लोगों ने एक टेक्निक अपनाई जिससे हम कहते हैं डेंसिटी सेंट्रिफ्यूगेशन। बेटा एक टेक्निक उन लोगों ने अपनाई जिससे हम कहते हैं डेंसिटी सेंट्रिफ्यूगेशन। डेंसिटी सेंट्रिफ्यूगेशन, आइए इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब डेंसिटी सेंट्रिफ्यूगेशन हमें समझ आएगी तभी मोड ऑफ रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव समझने में
हमें बहुत आसानी होगी। बेटा जैसे आपने पढ़ा होगा आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, कोई सबस्टेंस वाटर में फ्लोट क्यों होता है और कोई सबस्टेंस वाटर में डूब क्यों जाता है, यू नो इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी उस सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जिस चीज की रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली वाटर में डूब जाता है। और यहाँ पे इन लोगों ने एक लिक्विड ले लिया जिससे हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड केमिकल ले लिया। इसने मिसेल्सन एंड सिटाल ने सीजियम क्लोराइड को ले लिया। बेटा जब मिसेल्सन एंड सिटाल ने सीजियम क्लोराइड को लिया, इसकी सेंट्रिफ्यूगेशन की, सीजियम क्लोराइड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बहुत टाइम इसको सेंट्रिफ्यूगेशन की गई, बहुत देर तक इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, इन्हें गोल गोल घुमाया इन टेस्ट ट्यूब। जब इसको एक टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूग किया गया, सेंट्रिफ्यूगेशन की गई बहुत देर तक, तो ये जो सीजियम क्लोराइड है बेटे, इस सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट बन गया। इस ग्रेडियंट का मतलब क्या है? इस ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि सीजियम क्लोराइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कम है और जितना जितना हम नीचे जाएंगे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ग्रेडियंट्स डेवलप हो गए कि ऊपर सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है और जितना जितना टेस्ट ट्यूब में नीचे जा रहे हैं तो सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जितना जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना उतना सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट बन गया, अब अगर हम इसमें किसी चीज को डालेंगे वो चीज वहां पे सेटल हो जाएगी जहां पे उसकी डेंसिटी मैच करेगी। अगर उसकी हमने इसमें कोई सबस्टेंस डाल दी, उसकी डेंसिटी यहां पे मैच होती है तो वो यहां पे एक बैंड बनाएगा। जिसकी डेंसिटी जहां पे मैच होगी वहां पे सीजियम क्लोराइड के इस ग्रेडियंट में वो अपना बैंड बनाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे दो डीएनए लेंगे, एक को हम बोलेंगे N14 और दूसरे को बोलेंगे हम N15। N15 हैवी आइसोटोप ऑफ डीएनए है। आप जानते हो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के बराबर होती है। जिस चीज का मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। N15 हैवी है, इसका मास ज्यादा है, मीन्स इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये N15 वाला जो है ये बॉटम पे सेटल होगा, यहाँ पे N15 वाला सेटल होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे सेटल होगा। बेटे N14 लाइटर है डीएनए का, N14 लाइटर एलिमेंट है। जिस डीएनए में N14 होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, वो यहाँ ऊपर सेटल होगा, यहाँ पे बैंड बनाएगा, यहाँ पे वो डीएनए बैंड बनाएगा जो N15 होगा। इन्हें जिस डीएनए में जो नाइट्रोजन होगा वो N15 होगा। यहाँ पे वो डीएनए बैंड बनाएगा जिस डीएनए में नाइट्रोजन N14 होगा, क्योंकि N14 लाइटर है N15 से, तो N15 हैवी है, दैट मीन्स नीचे सेटल होगा इस सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट में। ये यहाँ पे ये बैंड बनाएगा, ये अपना बैंड यहाँ पे बनाएगा। बेटा एक और मैं लूंगा हाइब्रिड, यहाँ पे एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए हम उससे कहेंगे बेटे जिस डीएनए में हाइब्रिड डीएनए, हम उस डीएनए को कहेंगे जिस डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 होगी और N14 होगी।
बेटा अब इस डीएनए की जो डेंसिटी है वो N15 और N14 के दरमियान होगी, इसीलिए हाइब्रिड डीएनए अपना बैंड यहां पे बनाएगा। दिस इज N15 N14, यानी ये बनाई हाइब्रिड डीएनए ने अपना बैंड, हाइब्रिड डीएनए ने। इस तरह आपने देखा कि सीजियम क्लोराइड में ये डीएनए अपने बैंड्स कैसे बनाते हैं। जो N15 वाला डीएनए होगा, जिस डीएनए का नाइट्रोजन N15 लेबल्ड होगा, वो डीएनए अपना बैंड बॉटम पे बनाएगा। जिस डीएनए में N14 होगा वो सीजियम क्लोराइड के टॉप पे अपना बैंड बनाएगा। और जो हाइब्रिड डीएनए होगा जिसमें एक स्ट्रैंड N14 होगी, दूसरी N15 होगी, वो अपना बैंड दोनों के दरमियान बनाएगा। बेटे ये बैंड हम यूवी लाइट में विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इनको यूवी लाइट में देख सकते हैं। चलिए बेटा अब समझने की कोशिश करेंगे मिशेल्सन का एक्सपेरिमेंट। बेटे मिशेल्सन एंड सिटाल ने क्या काम किया, उन्होंने ई कोलाई, मिशेल्सन एंड सिटाल ने क्या काम किया बेटे, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को, ये मीडियम में लिया ई कोलाई बैक्टीरिया को, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको मीडियम में लिया। इस मीडियम में जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है दैट्स N15, और इस ई कोलाई को इस N15 वाले मीडियम में बहुत जनरेशंस तक ग्रो किया। तब तक ग्रो किया जब तक ना डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स में N15 आ गया, यानी जब तक ना डीएनए हमें मिला N15 वाला। N15 वाला मतलब वो डीएनए जिसकी दोनों स्ट्रैंड्स N15 होगी। अब इस N15 डीएनए को उन लोगों ने इस ई कोलाई को जिसमें N15 वाला डीएनए है एक और मीडियम में ट्रांसफर किया। अब इस मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स है N14, अब इस वाले मीडियम में ये ई कोलाई है जिसका डीएनए लेबल्ड है N15। अब इसको एक और मीडियम में लिया जिसमें नाइट्रोजन की सोर्स है N14। ओनली वन जनरेशन तक ग्रो किया, एक ही जनरेशन तक ग्रो किया, जिसका मतलब रेप्लिकेशन ऐसे होगी, पेरेंट स्ट्रैंड्स अलग हो गई लाइक दिस। अब डॉटर स्ट्रैंड्स बनेगी, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड N15 है। अब डॉटर स्ट्रैंड बनेगी, डॉटर स्ट्रैंड में जो मीडियम से बनेगी, डॉटर स्ट्रैंड हमारी बेटा मीडियम से बनेगी। मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन है N14, ये बनेगी यहां पे डॉटर स्ट्रैंड्स N14 और ये बनेगी यहां पे N14। तो आपने देखा हमें हाइब्रिड डीएनए मिला इन द रेशियो ऑफ 1:1, हाइब्रिड डीएनए यहां पे मिला। अगर आप इसको सीजियम क्लोराइड वाले ग्रेडियंट में देखोगे तो N15 का बैंड आपको यहां पे मिलेगा, ये था हमारा पेरेंट डीएनए। अब अगर हम इन हाइब्रिड डीएनए को देखेंगे, इनका बैंड यहां पे मिलेगा सेंटर में, ये है हाइब्रिड डीएनए N15 N14 वाला, ये है N15 वाला। अब ये थी फर्स्ट जनरेशन, एक ही जनरेशन तक ग्रो किया। अब इस ई कोलाई को इसी मीडियम में सेकंड जनरेशन के लिए ग्रो किया। अब सेकंड जनरेशन तक ग्रो किया, जिसका मतलब अब ये डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ये भी रेप्लिकेट करेगा। पहले इनके पेरेंट स्ट्रैंड्स अलग अलग होगी, दिस इज ब्लैक, दिस इज N15, और ब्लू कलर से मैंने N14 बनाई है।
इसी तरह इसके दो स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगे। N15 मैंने बनाया है ब्लैक से और ब्लू से मैंने बनाया है N14। अब ये अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा, डॉटर स्ट्रैंड बनेगी डेफिनेटली N14 क्योंकि N14 मीडियम में ही है। सो दिस इज N14। ये बनाएगी डॉटर स्ट्रैंड N14, ये बनाएगी डॉटर स्ट्रैंड N14, ये बनाएगी डॉटर स्ट्रैंड N14। अब आप देखिए जो हाइब्रिड डीएनए है N15 N14 N15 N14 वो दो बने, जो लाइट डीएनए है N14 वाले वो दो बनेंगे। अब अगर हम थर्ड जनरेशन तक भी इसको लेंगे तो फोर्थ थर्ड जहां भी जनरेशन में आप देखोगे कि जो लाइट डीएनए है इनका नंबर इंक्रीज होगा और जो हाइब्रिड डीएनए है आप देख लीजिए जो यहाँ पे हमें दो मिले, अगेन हाइब्रिड और लाइट डीएनए का रेशो, यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए हमें दोनों मिले थे, 1:1 रेशो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए दोनों थे और यहाँ पे हाइब्रिड और लाइट डीएनए इन द रेशो ऑफ 1:1 है। तो ये जो लाइट डीएनए है ये यहाँ पे अपनी बैंड बनाएगा। याद रखना यहाँ पे मैंने भी बोला था रेशो 1:1 मिलेगा, यहाँ पे 1:1 नहीं है। यहाँ 100% डीएनए हमें हाइब्रिड मिलते हैं और यहाँ पे 50% हाइब्रिड और 50% डीएनए हमें मिलते हैं लाइट डीएनए N14 क्योंकि हमने N14 वाले मीडियम में ही रखा है। हमें नहीं मिलेगा N15 डीएनए यहाँ पे जब तक ना हम ई कोले को N15 वाले मीडियम में वापस डालेंगे। यानी एक स्ट्रैंड हमेशा पैरेंट की रहेगी, एक स्ट्रैंड मीडियम से नई बनेगी, यानी पैरेंट 50% कंजर्व होगा एंड दैट सिंपली एक्सप्लेन्स डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ देखिए एक पैरेंट की स्ट्रैंड है N15, एक डॉटर बनी N14, यहाँ पे पैरेंट की N14 डॉटर भी बनी N14 ही क्योंकि N14 वाले मीडियम में है। यहाँ पे पैरेंट याद रखिए N15 डॉटर मीडियम से बनी N14, यहाँ पे पैरेंट N14 और डॉटर मीडियम से बनी N14 क्योंकि मीडियम में N14 है। जहां पे भी आप देखोगे एक डीएनए पैरेंट का है, एक स्ट्रैंड पैरेंट की है, दूसरी स्ट्रैंड नई मीडियम से बनी, यानी एक स्ट्रैंड पैरेंट की कमजोर हो गई, दूसरी बेटा मीडियम से बनी, जो ये प्रूव करता है DNA replication is semi-conservative. Thank you, beta. This was all about semi-conservative mode of replication. Thank you. Stay connected.